नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और यही आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे। आपका MPSI का एग्जाम सामने है। 2026 के लिए MPPSC का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आज जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होने वाली है वो मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। इसके पहले हमने आपके पॉलिटी के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आपकी इंडियन पॉलिटी में, उसके लिए हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी और वो सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही है। इसके पहले हमने 2025 की जो इंडेक्सेस हैं कि किस इंडेक्स में इंडिया की कौन सी रैंकिंग रही है, वो इंडेक्सेस कौन जारी करता है, ये सारी चीज़ें, इन सभी टॉपिक्स के लिए भी हमने वीडियो अपलोड कर दी हैं। तो जो इस क्लास में पहली बार है तो जाके वो क्लासेस देख लीजिएगा। आज करते हैं मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, क्योंकि मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री का ऐसा पार्ट है जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए, जब क्वेश्चन सामने आए तो कोशिश करिएगा कि आप भी ये चीज़ जानिए कि आपसे ये चीज़ें बन रही हैं या नहीं। देखिए, पहला सवाल है कि आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत कब से मानी जाती है। कब से माना जाता है कि यहाँ से मॉडर्न इंडिया बेसिकली शुरुआत होती है। एंशिएंट हिस्ट्री हम सब पढ़ते हैं, फिर मध्यकालीन भारत हमने पढ़ा, उसके बाद हम आधुनिक इंडिया में प्रवेश करते हैं। तो आधुनिक भारत का इतिहास कहाँ से शुरू हुआ माना जाता है, बताइए। आधुनिक भारत की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो आधुनिक भारत की शुरुआत मानी जाती है प्लासी के युद्ध से। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। और प्लासी का युद्ध किन दो लोगों के बीच हुआ था? तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। तो किसके किसके बीच? सिराजुद्दौला, क्योंकि पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तो सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन लड़ रहा था? रॉबर्ट क्लाइव। क्लियर? तो प्लासी के युद्ध के बाद बेसिकली शुरुआत मानी जाती है आधुनिक भारत की। तो आधुनिक भारत की शुरुआत कब से मानी जाती है? 1757 प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को हुआ था। किन दो लोगों के बीच हुआ था? तो सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। अगला सवाल है कि सामने आपके यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपको मैच द कॉलम करना है कि वो जो घटना है वो किस सन में घटित हुई थी। पहला है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कब आया? ये वही रॉलेट एक्ट है जिसे बिना अपील बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस कानून के तहत, इस एक्ट के तहत जो ब्रिटिशर्स थे वो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी भारतीय नागरिक को किसी भी पल कैद कर सकते थे बिना कारण बताए, और उसे न्यायालय के समक्ष भी पेश करने की जरूरत नहीं होती थी। इसी वजह से इसे काला कानून कहा गया। तो रॉलेट एक्ट कब का है? रॉलेट एक्ट है 1919 का। दूसरी चीज, रेगुलेटिंग एक्ट कब का है? तो रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 का। क्लियर? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है जो बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कार्य थे उस पर नियंत्रण करने के लिए ब्रिटिश क्राउन द्वारा लाया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट किस पर नियंत्रण करने के लिए था? ईस्ट इंडिया कंपनी पर। कब आया? 1773 में। और यही रेगुलेटिंग एक्ट है जिसके तहत बंगाल के गवर्नर को क्या कहा जाने लगा था? बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। तो याद रखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही बंगाल के गवर्नर को क्या कहा जाने लगा? बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? क्लाइव था। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना इस रेगुलेटिंग एक्ट के बाद? तो वॉरेन हेस्टिंग्स बना। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में, और ये भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण करने के लिए ही था। और भारत सरकार अधिनियम, तो भारत शासन अधिनियम तो 1935, भारत शासन अधिनियम कई सारे हैं। तो 1935 का किस लिए था? 1935 वाले भारत शासन अधिनियम में ही भारत को एक अखिल भारतीय संघ के रूप में बताया गया है। सिविल सेवाओं के सृजन की बात भी इसी भारत सरकार अधिनियम में की गई है। क्लियर? तो रॉलेट एक्ट कब का है? 1919। रेगुलेटिंग एक्ट कब का है? 1773। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और भारत शासन अधिनियम 1935। ऑप्शन में आपके क्या रहेगा? यहाँ पे ऑप्शंस दिए रहेंगे कि ए के नीचे, तो वो यहाँ पे जगह नहीं थी, इस वजह से मैंने वो नहीं रखा है। तो यहाँ जो दिए हुए हैं ऑप्शन, उसके जस्ट सामने वाला ही राइट आंसर है। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बताइए, बक्सर का युद्ध कब हुआ? हमने जाना कि आधुनिक इंडिया की जो शुरुआत है, आधुनिक भारत का जो इतिहास है, उसकी शुरुआत प्लासी के युद्ध से मानी जाती है जो बेसिकली सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुआ। लेकिन फिर उसके बाद कौन सा युद्ध हुआ? तो उसके बाद था बक्सर वाला युद्ध। और बक्सर का युद्ध कब हुआ ये पूछा जा रहा है। तो बताइए बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 22 से 23 अक्टूबर 1764 में। किनके बीच हुआ था बक्सर का युद्ध? तो बंगाल की तरफ से कौन था? बंगाल की तरफ से था मीर कासिम, मीर कासिम। और अवध की तरफ से कौन था? तो शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला कहाँ से लड़ रहा था? अवध से। और दिल्ली का सुल्तान उस टाइम कौन था? तो शाह आलम सेकंड।
कौन? शाह आलम सेकेंड। और ये सब किससे लड़ रहे थे? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो बक्सर का युद्ध किनके किनके बीच हुआ? बंगाल के नवाब मीर कासिम, बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और दिल्ली का सुल्तान शाह आलम सेकेंड। ये और किससे हुआ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हुआ था। लेकिन ये साथ में भी मिलकर नहीं जीत पाए और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई और ये तीनों हार गए। और इसी बक्सर के युद्ध के बाद होती है इलाहाबाद की संधि 1765 में, जिसके अंतर्गत बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार यानी कि कर लेने का जो अधिकार है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। किसकी तरफ से? शाह आलम सेकेंड की तरफ से। शाह आलम को पेंशन दी जाने लगी। अवध का जो नवाब था शुजा-उद-दौला, तो अवध पर हर्जाना भी लगाया गया। क्लियर? तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। किनके बीच हुआ? बंगाल की तरफ से बंगाल से लड़ रहा था मीर कासिम, अवध की तरफ से लड़ रहा था शुजा-उद-दौला और दिल्ली के शाह आलम। इन तीनों की सेना मिलकर लड़ी थी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, लेकिन फिर भी जीत हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। क्लियर? और इसी के बाद पूछा जाता है कौन सी संधि हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में। क्लियर? अगला सवाल है कि भारत में स्थायी बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट किसने लागू किया था? स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो बताइए, भारत में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की थी? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था बेसिकली अंग्रेजों द्वारा कर वसूलने की एक टेक्निक थी कि अंग्रेजों ने क्या किया कि जमींदारों को भूमि का स्वामी बना दिया। अब वो जमींदार क्या करते थे? किसानों से ऋण वसूलते थे और एक निश्चित सर्टेन अमाउंट जो भी निर्धारित किया जाता था, किसके द्वारा? ये जो गवर्नर जनरल थे इनके द्वारा या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, तो ये जमींदार उनको एक निश्चित रूप से कर प्रदान किया करते थे। और भूमि मालिक किन्हें बना दिया गया स्थायी बंदोबस्त में? ये सवाल पूछा जाता है कि परमानेंट सेटलमेंट यानी कि स्थायी बंदोबस्त में भूमि मालिक किसे बनाया गया? तो जमींदारों को बना दिया गया था। और जमींदार एक निश्चित सर्टन ऑफ अमाउंट जो भी टैक्सेशन का होता था वो अंग्रेजों को दे देते थे। लेकिन अब जमींदारों को भी तो चाहिए कि पैसा कमाना है, तो वो किसानों पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाते थे। तो उन्होंने एक सर्टेन अमाउंट अंग्रेजों को दे दिया। अब जो बाकी बच रहा है, जितना ज्यादा से ज्यादा वो किसानों पर टैक्स लगा रहे हैं, वो खुद जमींदार रख रहे हैं। तो यही थी जमींदारी प्रथा। तो स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो याद रखिएगा, स्थायी बंदोबस्त लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और इसे ही स्थायी बंदोबस्त वाली जो व्यवस्था थी, इसे ही क्या कहा जाता था? बताइए। और सबसे बड़ी बात, ये कहाँ किन क्षेत्रों में लागू हुई थी? सबसे पहली बात तो ये पूछा जाता है कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कहाँ लागू नहीं थी। तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ लागू थी पहले, तब आप बता पाएंगे कि कहाँ लागू नहीं थी। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा इन क्षेत्रों में ये लागू थी। और इसमें क्या हुआ था? जमींदारों को भूमि का स्वामी बना दिया गया था। और अभी मैंने क्या कहा कि ये कब लागू हुई? तो 1793 में। ये भी याद रखिएगा कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस सन में लागू हुई थी? तो 1793 ईस्वी में, 1793 ईस्वी में इसको लागू किया गया। तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसके शासनकाल में आई? तो कॉर्नवालिस के शासनकाल में आई थी। क्लियर? और कहाँ कहाँ लागू हुई है? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू हुई। कैसी व्यवस्था थी? तो एक कर लगाने की व्यवस्था थी अंग्रेजों द्वारा। इसमें भूमि मालिक किसे बनाया गया? तो जमींदारों को बनाया गया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? भारत में अंग्रेजों की जो पहली फैक्ट्री थी वो कहाँ स्थापित हुई थी? बताइए, भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? अंग्रेज भारत जब आए तो उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी? तो याद रखिएगा, जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने 1613 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की सूरत में। लेकिन एक चीज और याद रखनी है आपको कि इसके पहले भी जस्ट 2 साल पहले 611 ईस्वी में एक अस्थायी फैक्ट्री खुली थी अंग्रेजों की। 1611 ईस्वी में एक अस्थायी फैक्ट्री उन्होंने मछलीपट्टनम में खोली थी, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। अस्थायी फैक्ट्री कहाँ खोली थी उन्होंने? मछलीपट्टनम, जो कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। मछलीपट्टनम में स्थापित की थी, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्लियर? तो भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कौन सी थी? तो याद रखिएगा, भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? सूरत में स्थापित हुई थी। कब स्थापित हुई थी? 1613 ईस्वी में। किसकी परमिशन से? उस समय कौन था मुगल सम्राट? तो ये भी याद रखिएगा, जब अंग्रेजों ने ये फैक्ट्री खोली थी तो उस समय मुगल सम्राट था जहांगीर। किससे परमिशन ली थी उन्होंने, अंग्रेजों ने? तो जहांगीर से परमिशन ली थी। क्लियर? लेकिन उसके पहले 2 साल पहले 611 में एक अस्थायी फैक्ट्री उन्होंने खोली थी मछलीपट्टनम में, जो इस समय कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो अस्थायी फैक्ट्री की बात करेंगे तो 2 साल पहले ही खुल चुकी थी। और स्थायी रूप से कहाँ खोली? 1613 में सूरत में। कौन था उस समय मुगल सम्राट? ये किसकी परमिशन से खोली? तो जहांगीर की परमिशन से खोली। 1857 के विद्रोह में कानपुर से नेतृत्व किसने किया था? बताइए। 1857 का जो विद्रोह है उससे एक सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है।
तो 1857 के विद्रोह में कानपुर से नेतृत्व किसने किया था बताइए? कानपुर से कौन लड़े थे? तो आप सबको पता है 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम है उसमें कानपुर से कौन लड़े थे? नाना साहब। कानपुर से कौन लड़े थे? नाना साहब। बहादुर शाह जफर कहाँ से लड़े थे और बख्त खां? ये दिल्ली से लड़े थे। बहादुर शाह जफर और बख्त का खां कहाँ से लड़े थे? दिल्ली से। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से लड़ी थी? झांसी से। क्लियर। और सिंधिया तो लड़े ही नहीं थे, उन्होंने तो खैर, तो सिंधिया तो लड़े ही नहीं थे। तो 1800, क्योंकि कुछ स्टेटमेंट दे दूंगी तो फिर कंट्रोवर्सी हो जाएगी, तो रहने देते हैं। तो 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया? कानपुर का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। क्लियर। चलिए, अब सामने बुक दी गई है और उनके ऑथर दिए गए हैं। अब आपको मैच द कॉलम करना है। बताइए, कुछ ये बुक्स दी गई हैं, वो किनके द्वारा लिखी गई हैं बताइए। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी बुक है? ऑप्शन देखिए और बताइए इंडिया विंस फ्रीडम किसकी बुक है? इंडिया विंस फ्रीडम बुक है मौलाना अबुल कलाम आजाद जी की। किनकी बुक है इंडिया विंस फ्रीडम? मौलाना अबुल कलाम आजाद जी की। दूसरी बुक का नाम है अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया किसकी बुक है? तो अनहैप्पी इंडिया देख के बताइए किसकी बुक है? लाला लाजपत राय जी की बुक है। किनकी बुक है? लाला लाजपत राय जी की। और माई एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रुथ एंड यंग इंडिया किनकी है? ये है महात्मा गांधी जी की। क्लियर। तो माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ और यंग इंडिया किसकी है? महात्मा गांधी जी की। तो बुक्स और ऑथर पूछे जाते हैं। तो इंडिया विंस फ्रीडम बुक लिखी है मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने। अनहैप्पी इंडिया है लाला लाजपत राय जी की। द एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रुथ्स यानी सत्य के प्रयोग और यंग इंडिया किसकी है? महात्मा गांधी जी की। क्लियर। वाई इंडिया डिवाइडेड किसकी बुक है बताइएगा? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी बुक है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की। तो ये सारी बुक्स आपको याद रखनी है। इलाहाबाद की संधि, जो हमने बक्सर के युद्ध की बात पढ़ी थी, इलाहाबाद की संधि 1765 में किसके किसके बीच हुई बताइए? इलाहाबाद की संधि किनके बीच हुई थी बताइए? इलाहाबाद की संधि किसके बीच हुई थी? और मैंने आपको हिंट दे दिया कि यही इलाहाबाद की संधि है जो बक्सर के युद्ध के बाद हुई थी। तो बक्सर का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था? शाह आलम था, शुजा-उद-दौला, मीर कासिम और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इलाहाबाद की संधि बेसिकली हुई थी शाह आलम सेकंड और अंग्रेजों के बीच। शाह आलम कहाँ का नवाब था? तो दिल्ली का नवाब था। और इसके अंतर्गत, इस इलाहाबाद संधि के अंतर्गत क्या क्या हुआ था आपको ये याद रखना है। क्या क्या हुआ था? बंगाल, बिहार, क्योंकि बंगाल, बिहार और उड़ीसा उस समय के व्यापार के सबसे बड़े केंद्र माने जाते थे। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर जो दीवानी अधिकार, दीवानी अधिकार मतलब कर वसूलने का अधिकार, कर वसूलने का अधिकार किसे मिल गया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। और किसे पेंशन दिया जाने लगा? शाह आलम को पेंशन पे भेज दिया गया। और शुजा-उद-दौला जो अवध का नवाब था, तो अवध पर हर्जाना लगाया गया। तो बक्सर के युद्ध के बाद हुई इलाहाबाद की संधि किसके किसके बीच? दिल्ली के सुल्तान शाह आलम सेकंड और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। और इस इलाहाबाद की संधि के पश्चात क्या बात हुई थी कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा का जो दीवानी अधिकार है वो किसको मिल गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को। कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कर वसूलने का अधिकार किसका है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का है। और हर्जाना किस पर लगाया गया था? अवध पर। क्लियर। तो याद रखिएगा शाह आलम सेकंड और अंग्रेजों के बीच क्या हुई थी? इलाहाबाद की संधि। स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया बताइए? स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन है आप सबके सामने, बताइए किस वर्ष शुरू किया गया था स्वदेशी आंदोलन? तो स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से। क्यों शुरू हुआ था स्वदेशी आंदोलन? क्यों शुरू हुआ था? बंगाल विभाजन के विरोध में। तो 7 अगस्त 1905 को कहां से शुरू हुआ था? कलकत्ता के टाउन हॉल से। कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन चालू हुआ। और स्वदेशी आंदोलन शुरू करने के पीछे कारण क्या था? बंगाल विभाजन। कर्जन ने क्या किया था? बंगाल को पूर्वी और पश्चिम बंगाल में बांट दिया था। तो इस वजह से क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया। और स्वदेशी आंदोलन के 2 प्रमुख नेता कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और कृष्ण कुमार मिश्र। क्लियर। तो इतनी आपको याद रखनी है कि कौन थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी और कौन? कृष्ण कुमार मिश्र जी इसके प्रमुख नेता माने जाते हैं स्वदेशी आंदोलन के। तो नाम याद रखिएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी का, वो नाम तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्वदेशी आंदोलन बेसिकली क्यों शुरू हुआ था? बंगाल विभाजन के विरोध में। कब हुआ? 1905 में, 7 अगस्त 1905 को। और कहाँ? कलकत्ता के टाउन हॉल से इसकी शुरुआत हुई थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके प्रमुख नेता माने जाते हैं। क्लियर। दांडी मार्च किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है बताइए? दांडी मार्च किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? असहयोग स्वदेशी, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो, स्वदेशी। किस दांडी मार्च कब से कब तक हुआ था? तो दांडी मार्च की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने अपने साबरमती आश्रम से की। साबरमती आश्रम से की। और कहां से? साबरमती आश्रम से कहां तक की यात्रा की महात्मा गांधी जी ने? दांडी तक की यात्रा की। क्लियर।
कब चले थे? 12 मार्च को। साबरमती से कब चले? साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को चले थे और दांडी पहुंचे 5 अप्रैल को, और 6 अप्रैल में उन्होंने नमक कर तोड़ा। कितने अनुयायी थे इनके साथ? 78 अनुयायी थे। ये भी सवाल पूछा जाता है कि कितने लोगों के साथ चले थे। तो महात्मा गांधी 78 लोगों के साथ इन्होंने दांडी मार्च किया। तो दांडी मार्च की शुरुआत होती है 12 मार्च 1930 को। कहाँ से? साबरमती आश्रम से। दांडी तक की यात्रा थी बेसिकली। क्लियर? अब आता है सवाल कि दांडी मार्च किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो दांडी मार्च जुड़ा हुआ है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। दांडी मार्च किससे जुड़ा हुआ है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ा हुआ है। क्लियर? और दांडी मार्च की जो यात्रा थी, महात्मा गांधी ने कहां से कहां तक की यात्रा की थी? तो साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा की थी अपने 78 अनुयायियों के साथ। और किस चीज के विरोध में? नमक कानून के विरोध में। और इसी वजह से इसे कहा जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्लियर? तो दांडी मार्च किस आंदोलन से जुड़ा है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ा हुआ है। क्लियर? चलिए, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? अभी हमने मैथ्स द कॉलम में पढ़ा था कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ। बताइए कब पारित हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट? कब पारित हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट? कब पारित हुआ? तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था 1773 को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण रखने के लिए। एक काम इसमें और हुआ था। इसमें काम ये हुआ था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बंगाल के गवर्नर को क्या कहा जाने लगा? बंगाल के गवर्नर को कहा जाने लगा बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर को क्या कहा जाने लगा? बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो बंगाल का पहला गवर्नर था क्लाइव। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ये चीज आपको याद रखनी है इतनी सी कि कभी पूछ ले कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल किस एक्ट के बाद कहा जाने लगा, तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद कहा जाने लगा। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके बाद एक चीज और जान लीजिए, फिर आता है 1833 का चार्टर्ड एक्ट। 1833 का चार्टर्ड एक्ट। और इसके तहत क्या हुआ? इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा? पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और पूरे भारत का गवर्नर जनरल पहला कौन बना? विलियम बेंटिक। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और 1833 के चार्टर्ड एक्ट के बाद 1833 के चार्टर्ड एक्ट के बाद बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो सवाल पूछ ले कि बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल कब कहा जाने लगा? तो 1833 के चार्टर्ड एक्ट के बाद। पूरे भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो विलियम बेंटिक। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? हेस्टिंग्स। और बंगाल का गवर्नर जनरल पूरे भारत का गवर्नर जनरल कब बना? 1833 के चार्टर्ड एक्ट के बाद। और पूरे भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बेंटिक। फिर आपको पता है 1857 की क्रांति हुई। उसके बाद आया 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 के भारत शासन अधिनियम में गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके वायसराय का पद बनाया गया। और भारत का पहला वायसराय कौन बना? कैनिंग। क्योंकि जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग। तो वायसराय भी उस समय कौन बना? कैनिंग बना। क्लियर? और उस वही 1858 का भारत शासन अधिनियम है जब भारत सचिव का पद भी सृजित किया गया था। क्लियर? बताइएगा मुझे कमेंट करके कि भारत का पहला भारत सचिव कौन था इंडिया का। उस समय जब भारत सचिव का पद सृजित हुआ 1858 के भारत शासन अधिनियम में, तो किसे बनाया गया था भारत सचिव? स्टैनली कुछ ऐसा नाम था क्या? मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो क्लियर? रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में पूछ लेगा पूरे भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिएगा विलियम बेंटिक। क्लियर? चलिए, तो पूरे भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। लो, सवाल ही पूछ लिया अगला यही कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? अभी मैंने क्या बताया कि बंगाल के गवर्नर जनरल को 1833 के चार्टर्ड एक्ट के बाद पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और पूरे भारत का पहला गवर्नर जनरल मैंने किसे बताया? बताइए, पूरे भारत का पहला गवर्नर जनरल मैंने किसे बताया? हिंदी में यहाँ लिख देती हूँ। पूरे भारत का पहला गवर्नर जनरल बना विलियम बेंटिक। क्लियर? पूछ लेता क्लाइव कौन था? तो क्लाइव था बंगाल का गवर्नर। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो बंगाल का पहला गवर्नर था क्लाइव। वॉरेन हेस्टिंग्स कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना वॉरेन हेस्टिंग्स। फिर आता है 1833 का चार्टर्ड एक्ट।
तो 1833 के चार्टर एक्ट के बाद बंगाल का गवर्नर जनरल पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। तो पूरे भारत का गवर्नर जनरल कौन था? पहला बेंटिक, याद रखिएगा। क्लियर? और वायसराय फिर कौन बना 1757 की क्रांति के बाद? कैनिंग। अगला सवाल, बारडोली सत्याग्रह कब हुआ? बताइए। यहाँ पे कुछ घटनाएं दी हुई हैं और उसके आपको सन मैच करने। बारडोली सत्याग्रह बताइए ऑप्शंस देख के कब हुआ? बारडोली सत्याग्रह कब हुआ? तो बारडोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में। बेसिकली इसका जो नेतृत्व है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। जो टैक्सेशन है, अंग्रेजों द्वारा लगाया जाने वाला जो कर है किसानों पर, वो बहुत ज़्यादा था। तो उसी के विरोध में बारडोली सत्याग्रह 1928 में हुआ, जिसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और यही बारडोली सत्याग्रह है जिसमें बारडोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि भी प्रदान की थी। क्लियर? खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? खेड़ा सत्याग्रह कब था? तो खेड़ा था 1918 में। क्लियर? सविनय अवज्ञा कब था? सविनय अवज्ञा कब था बताइए? तो सविनय अवज्ञा आपको पता है 1930, हमने अभी पढ़ा है दांडी मार्च। क्लियर? और चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह। गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था? चंपारण सत्याग्रह। नील की खेती कर रहे किसानों के हित में था। राजकुमार शुक्ल जी आए हुए थे, उन्होंने महात्मा गांधी जी को निमंत्रण दिया कि आइए, नील की खेती कर रहे किसानों पे जो ब्रिटिश सरकार है वो कई सारे अत्याचार कर रही है। तो इसी वजह से उन्होंने चंपारण सत्याग्रह, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह किया था जो 1917 में हुआ। क्लियर? तो बारडोली कब हुआ? 1928 में। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? 1918 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में और चंपारण सत्याग्रह 1917 में। ये सन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कुछ चीजें घटनाएं भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जो मैं आपको साथ साथ बताती चलती हूँ। पूछ लेगा कि किस सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि मिली? तो यही बारडोली सत्याग्रह था। यही बारडोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को उपाधि दी थी सरदार की। ऐसा कौन सा सत्याग्रह था जो नील की खेती कर रहे किसानों के लिए गांधी जी ने किया? चंपारण सत्याग्रह, जो अंग्रेजों की तिनकठिया प्रथा थी उसके विरुद्ध में था। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस लिए था? नमक कानून के विरोध में था। क्लियर? खेड़ा सत्याग्रह किसके लिए था? तो वो भी गांधी जी के द्वारा ही चलाया गया खेड़ा सत्याग्रह था। चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, ये सब किसके हैं? गांधी जी द्वारा किए जाने वाले सत्याग्रह हैं। न्यायिक सुधार किस गवर्नर जनरल से जुड़ा हुआ है? न्यायिक सुधार किस गवर्नर जनरल से जुड़ा हुआ है बताइए? न्यायिक सुधार मतलब जिस गवर्नर जनरल ने राजस्व और न्यायिक कार्यों को अलग अलग कर दिया कि राजस्व के जो कार्य हैं वो अलग होंगे, न्यायिक कार्य अलग होंगे, या जिसने भारत में ICS, इंडियन सिविल सेवा जो सर्विस है, उसकी नींव रखी, वो कौन था? तो कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन था? कॉर्नवालिस था। तो न्यायिक सुधार किस गवर्नर जनरल से जुड़ा हुआ है? न्यायिक सुधार जुड़ा हुआ है कॉर्नवालिस से। इसने क्या किया? इसने न्यायिक प्रणाली को बेसिकली पूरी तरह से व्यवस्थित किया, राजस्व कार्यों को, न्यायिक कार्यों को अलग किया। भारत में ICS यानी कि जो सिविल सेवा परीक्षा है उसकी नींव रखने वाला भी कौन था? तो यही कॉर्नवालिस था। ये सवाल भी पूछा जाता है कि भारत में ICS की शुरुआत करने वाला कौन था? तो कॉर्नवालिस ही था। क्लियर? चलिए, तो याद रखिएगा न्यायिक सुधार किस गवर्नर जनरल से जुड़ा हुआ है? कॉर्नवालिस से। आपको पता है कि बाकी जैसे डलहौजी है, तो भारत में रेलवे सेवा की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? डलहौजी को ही दिया जाता है। पानीपत का तीसरा युद्ध, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच लड़ा गया? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का तीसरा युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया बताइए? तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच था? पानीपत के तीनों युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट हैं और सन भी पूछा जाता है कि इनके बीच लड़ा गया, ये भी पूछा जाता है। तो पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, जिसमें मराठों की हार हुई थी और अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। कहीं कहीं अहमद शाह अब्दाली की जगह अफगान भी लिखा होता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा यदि अफगान भी लिखा होगा, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली कहाँ के रहने वाला था? अफगान का। तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। अब तीनों बैटल पढ़ लेते हैं। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? तो याद रखिएगा पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच, जिसमें इब्राहिम लोधी की लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी। और वहीं से किसकी स्थापना हुई? बाबर ने स्थापना की मुगल वंश की, जो शायद भारत में सबसे ज्यादा लंबे समय तक शासन करने वाला कोई साम्राज्य बना। तो पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? तो याद रखिएगा पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में अकबर और हेमचंद्र वर्मा, कहीं कहीं हेमू भी लिखा रहता है, तो अकबर और हेमू के बीच। और तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। ये तीनों युद्ध इंपॉर्टेंट हैं। तो पानीपत का पहला युद्ध हुआ 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच।
दूसरा युद्ध हुआ 1556 में अकबर और हेमू के बीच, और तीसरा युद्ध हुआ पानीपत का 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। पूछा क्या है? पूछा है तीसरा युद्ध। तो तीसरा युद्ध कब हुआ? 1761, अहमद शाह अब्दाली और मराठे। क्लियर? तो ये चीजें याद रखिएगा, पानीपत के तीनों युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला युद्ध हुआ 1526, दूसरा हुआ 1556 और तीसरा हुआ 1761 में। 1857 के विद्रोह को किसने स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा था? बताइए। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? बुक भी है उनकी, तो बताइए 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध किसने कहा था? आरसी मजूमदार, वीडी सावरकर, सुभाष घोष, गांधी जी, किन्होंने कहा था? 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध किसने कहा था? वीडी सावरकर जी ने कहा था। इनकी बुक का, विनायक दामोदर सावरकर जी, इनकी बुक का क्या नाम है? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। 1857 की क्रांति से रिलेटेड ही बुक है ये। क्लियर? 1858 के बाद भारत का शासन किसके हाथ में चला गया? 1857 की क्रांति हुई थी, उसके बाद क्या आया? उसके बाद आया 1858 का भारत शासन अधिनियम। उसके बाद क्या क्या चेंजेस हुए, यही पूछा है कि जो शासन है वो किसके हाथ में चला गया था भारत का। तो 1857 की जब क्रांति हुई तो समझ में आ गया कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दिन पूरे हो चुके हैं भारत में, तो ब्रिटिश क्राउन ने अपने नियंत्रण किस पे? भारत पे स्थापित कर दिया, डायरेक्ट सत्ता चलाने लग गई वहां से। तो 1858 के शासन, भारत शासन अधिनियम में भारत का शासन किसके हाथ में गया? तो ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथ में ले लिया। इसमें और क्या चेंजेस हुए थे? इसमें भारत के गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया और क्या बनाया गया? एक नया पद, वायसराय का पद बनाया गया। और इसी को मैं कह रही थी कि भारत का पहला वायसराय कौन बना? तो भारत का पहला वायसराय बना कैनिंग। और एक और पद का सृजन किया गया, भारत सचिव। भारत सचिव, और भारत सचिव कौन था? स्टैनली। तो एक भारत सचिव का पद बनाया गया और गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके वायसराय का पद बना दिया गया। तो 1858 के बाद भारत का शासन किसके हाथ में चला गया था? ब्रिटिश क्राउन के। कौन से दो पद बने? भारत के वायसराय का पद बना और भारत सचिव का पद बना। भारत का पहला वायसराय कौन बना था? कैनिंग बना था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बताइए, कहाँ हुआ था कांग्रेस का पहला अधिवेशन? कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बताइए। कांग्रेस की स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 को, और 1885 में ही कांग्रेस का पहला अधिवेशन होता है बंबई में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी जी। कौन थे कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष? व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो याद रखिएगा, पूछा जाता है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन बंबई में हुआ। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ? 1885 में हुआ। हेड कौन थे कांग्रेस के पहले अधिवेशन के? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे, WC बनर्जी थे। क्लियर? चलिए अगला सवाल, गांधी जी भारत कब लौटे? गांधी जी भारत कब लौटे थे? साउथ अफ्रीका से गांधी जी भारत कब आए? गांधी जी भारत कब आए, बता दीजिए। कब आए थे गांधी जी भारत? तो गांधी जी भारत आए थे 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए हर साल 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? इसीलिए हर साल 9 जनवरी को NRI डे भी मनाया जाता है। तो NRI डे कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। इस वजह से हर साल 9 जनवरी को NRI डे भी मनाया जाता है। तो गांधी जी भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत लौटे। तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तराइन के युद्ध भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि तराइन का पहला युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध, चंदावर का युद्ध, ये सारे युद्ध इंपॉर्टेंट हैं। तो तराइन का पहला युद्ध कब लड़ा गया? 1191 ईस्वी में। पूछा गया है किसके किसके बीच लड़ा गया था। तो बेसिकली जो तराइन के युद्ध हुए हैं स्टार्टिंग के, वो किसके किसके बीच हुए? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। क्लियर? और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी में जो पहला युद्ध हुआ था वो किसने जीता था? पहला युद्ध जीता था पृथ्वीराज चौहान ने और मोहम्मद गौरी हार गया था। लेकिन जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ तो उसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और मोहम्मद गौरी जीत गया। क्लियर? फिर चंदावर का युद्ध कब हुआ? 1194 ईस्वी में जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें जयचंद की हार हुई। क्लियर? तो तराइन का पहला युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। कब लड़ा गया तराइन का पहला युद्ध? 1191 ईस्वी में लड़ा गया। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? कब हुआ था कांग्रेस का विभाजन? बताइए। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1905, 1906, 1907, 1909। कब हुआ था कांग्रेस का विभाजन? कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 के सूरत अधिवेशन में। सूरत अधिवेशन में। कभी कभी अधिवेशन का नाम भी पूछ लेता है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। इस सूरत अधिवेशन में कांग्रेस किन दो गुटों में बट गई?
नरम दल और गरम दल। गरम दल, जब कांग्रेस का विभाजन हुआ उस समय की अध्यक्षता किसने की थी? तो रास बिहारी बोस जी ने की थी। ये सारे फैक्ट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी हैं। रास बिहारी बोस जी। क्लियर? तो कांग्रेस का विभाजन कब हुआ है? कांग्रेस का विभाजन हुआ है 1907 के सूरत अधिवेशन में। कांग्रेस किन दो गुटों में बट गई थी? तो गरम दल और नरम दल में बट गई थी। क्लियर? कांग्रेस के जो अधिवेशन में ये जो कांग्रेस का विभाजन हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो रास बिहारी बोस जी ने की थी। कि जब कांग्रेस का अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ, उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जब कांग्रेस का विभाजन हुआ सूरत अधिवेशन में, तो उसकी अध्यक्षता की थी किन्होंने? रास बिहारी बोस जी ने। ये आपको याद रखना है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA का संबंध किससे है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA, इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? गांधी जी से, भगत सिंह जी से, गोखले जी से, जिन्ना से? बताइए। तो देखिए, HRA का गठन, HRA मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA का गठन हुआ 1924 में, जिनमें सचिन नाथ सान्याल जी का नाम बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है कि HRA के गठन में किसका योगदान था? राम प्रसाद बिस्मिल जी का, सचिन नाथ सान्याल जी का। तो HRA का गठन हुआ 1924 में। HRA में सोशलिस्ट वर्ड जोड़ा किन्होंने? भगत सिंह जी ने। HSR में ये जो सोशलिस्ट वर्ड है वो किन्होंने जोड़ा? भगत सिंह जी ने। कब? 1928 में। तो याद रखिएगा, ये पहले क्या था? पहले था HRA, जिसकी स्थापना का श्रेय किसे जाता है? कई सारे नाम हैं, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल जी, राम प्रसाद बिस्मिल जी, और सचिन नाथ सान्याल जी, सचिंद्र नाथ सान्याल जी। तो HRA के गठन में इनका योगदान है जो 1924 में गठित हुआ। लेकिन HRA में सोशलिस्ट वर्ड किसने जोड़ा पूछा जाता है? तो सोशलिस्ट वर्ड जोड़ा है भगत सिंह जी ने। और कब HSRA का गठन हुआ? तो HSRA में सोशलिस्ट वर्ड जुड़ा है 1928 में, HRA के गठन के 4 साल बाद। क्लियर? तो HRA का गठन हुआ 1924 में, लेकिन वो HSRA बना 1928 में। सोशलिस्ट वर्ड उसमें किसने जोड़ा? भगत सिंह जी ने। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का संबंध किससे है? तो सोशलिस्ट वर्ड किसने जोड़ा है? भगत सिंह जी ने, याद रखिएगा। क्लियर? तो HRA का गठन हुआ 1924 में और HSRA कब बना? जिसमें सोशलिस्ट वर्ड जोड़ने के बाद 1928 में। अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया? असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया गया? बताइए। गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन चलाया। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने क्या चलाया? असहयोग आंदोलन चलाया। असहयोग आंदोलन चलाने के पीछे गांधी जी के कई सारे कारण थे, क्योंकि 13 अप्रैल 1919 को आप सबको पता होगा जलियांवाला बाग की घटना हुई। उसके बाद रॉलेट एक्ट का कानून, काला कानून, वो भी सही नहीं था। तो इसी सब के विरोध में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन चालू किया। असहयोग आंदोलन चल ही रहा था, कई जगह आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे थे, लेकिन अचानक चौरा चौरी की घटना होती है 4 फरवरी 1922। 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे थे। तभी आंदोलनकारियों ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जल गए, उनकी मृत्यु हो गई। तो इस घटना से दुखित होकर महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि गांधी जी को लगा कि अब ये आंदोलन अहिंसक होने की जगह हिंसक होता जा रहा है। तो इस वजह से चौरी चौरा की घटना के कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत अगर पूछी जाए तो शुरुआत हुई 1 अगस्त 1920 को। चौरी चौरा की घटना पूछी जाए तो ये हुई 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। क्लियर? तो इसी घटना के कारण असहयोग आंदोलन वापस लिया गया। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? बताइए। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? बताइए। आप सबको पता है सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने स्टार्ट किया। तो गांधी इरविन समझौता का मेन मुद्दा ये था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया जाए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया जाए और कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग ले। जो 2 मुद्दे थे। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। तो याद रखिएगा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ है? 5 मार्च 1931 को। इसके 2 रीजन थे कि आखिर गांधी इरविन समझौता क्यों हुआ। तो पहला मुद्दा था इस समझौते का कि गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दें और कांग्रेस संवाद के लिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। अब आपसे मेरा एक सवाल है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय कौन थे? उनका नाम मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है। क्लियर? तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को।
द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1780 से 84 के बीच हुआ था, में कौन सी संधि हुई थी? आंग्ल मैसूर युद्ध बहुत ज्यादा चर्चा में रहे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसमें हैदर अली का नाम आता है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। फिर उसमें टीपू सुल्तान का नाम आता है। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कब से कब तक हुआ है, 1780 से 84 के बीच, वो उसमें कौन सी संधि हुई थी? ऑप्शन है आप सबके सामने, मद्रास की संधि, मंगलौर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि या हैदराबाद की संधि। तो देखिए, मैसूर का एक सुल्तान था, कौन था? हैदर अली। मैसूर राज का संस्थापक किसे माना जाता है? हैदर अली को। तो जो पहला युद्ध हुआ आंग्ल मैसूर युद्ध, तो हैदर अली और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। फिर हैदर अली का बेटा था कौन? टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान का संबंध किससे माना जाता है? फ्रांसीसी क्रांति से वो बहुत ज्यादा प्रभावित था। इसी वजह से उसने क्या किया था? जोकोबियन क्लब का मेंबर भी बना था, उसने स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया था। तो ये भी पूछा जाता है कि किससे प्रभावित था टीपू सुल्तान? तो फ्रांसीसी क्रांति से बहुत ज्यादा प्रभावित था। जोकोबियन क्लब का मेंबर कौन बना? टीपू सुल्तान। स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया? ये भी सवाल पूछा जाता है, टीपू सुल्तान। तो जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं उनकी संधि इंपॉर्टेंट है। तो पूछा है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, सेकंड, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी संधि हुई थी? तो याद रखिएगा, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी मंगलौर की संधि। और पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में, तो पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी मद्रास की संधि। तो याद रखिएगा, जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसमें हुई थी मद्रास की संधि, और दूसरा जो हुआ था उसमें हुई थी मंगलौर की संधि। दूसरा कब हुआ था? 1780 से 84 के बीच। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में किसकी संधि हुई? मंगलौर की संधि। और तीसरे में श्रीरंगपट्टनम की संधि। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? भारत में कैबिनेट मिशन कब आया? बताइए, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? मुझे बताने की जरूरत है क्या कि भारत में कैबिनेट मिशन कब आया? भारत में सत्ता हस्तांतरण के लिए आया था ना कैबिनेट मिशन, लेकिन मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हो नहीं पाया, तो कैबिनेट मिशन फेल हो गया। तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? आप सबको पता होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 24 मार्च 1946 को। कब आया कैबिनेट मिशन? 24 मार्च 1946 को। और इसमें 3 सदस्य आए थे। उनके नाम आप मुझे बता सकते हैं क्या कि कैबिनेट मिशन में कौन 3 सदस्य आए थे? क्योंकि सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कैबिनेट मिशन में कौन सदस्य नहीं आया था। बताइए, आप मुझे उनके नाम बता सकते हैं, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा सदस्य है जो कैबिनेट मिशन में भारत नहीं आया था। जब 3 नाम पता रहेंगे तभी बता पाएंगे आप कि कौन नहीं आया था। तो ये 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्लिप्स और एपी अलेक्जेंडर। ये 3 आए थे कैबिनेट मिशन में भारत। तो अगर कभी सवाल आ जाए कि कैबिनेट मिशन में भारत कौन नहीं आया था, कौन सा सदस्य भारत नहीं आया था, तो इनके नाम पता रहेंगे तो आप एलिमिनेट कर पाएंगे अपने आप। तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 24 मार्च 1946 को आया था। क्यों आया था ये भी याद रखिएगा, भारत में सत्ता हस्तांतरण के लिए। भारत में सत्ता को हस्तांतरित करने के लिए कि अब भाई आप अपना शासन संभालिए, अब अंग्रेज भारत से जा रहे हैं। लेकिन ये सफल नहीं हो पाया। सफल इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग है उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट्स तो थे ही, नहीं हो पाया समझौता, तो कैबिनेट मिशन फेल हो गया। तो पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन भारत क्यों आया? तो भारत में सत्ता हस्तांतरण के लिए। कब आया? 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन में कौन से 3 सदस्य आए थे? तो पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्लिप्स और एबी अलेक्जेंडर। क्लियर? तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया ये जरूर याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद हिंद सरकार कहाँ बनाई थी? अस्थायी भारत सरकार के नाम से भी इसे जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद हिंद सरकार कहाँ बनाई थी? बताइए, ऑप्शन है आप सबके सामने, टोक्यो, सिंगापुर, रंगून, बैंकॉक। बताइए, सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद हिंद सरकार कहाँ बनाई थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद हिंद सरकार 21 अक्टूबर 1943 को कहाँ बनाई थी? सिंगापुर में बनाई थी। तो ये याद रखिएगा, इसे ही अस्थायी भारत सरकार के नाम से भी जाना जाता था। अस्थायी भारत सरकार कहाँ बनाई थी? सिंगापुर में बनाई थी। कब बनाई थी? डेट याद रखिएगा। क्लियर? तो 21 अक्टूबर 1943। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद हिंद सरकार कहाँ बनाई? तो 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार बनाई थी सुभाष चंद्र बोस जी ने, जिसे अस्थायी भारत सरकार का इन्होंने नाम भी दिया था। तो डेट इंपॉर्टेंट है, 21 अक्टूबर 1943। क्लियर? कहाँ बनाई ये सरकार? सिंगापुर में। और इसे ही अस्थायी भारत सरकार का भी नाम दिया इन्होंने। क्लियर? तो आजाद हिंद सरकार किसने बनाई? सुभाष चंद्र बोस जी ने। कहाँ बनाई? कहाँ बनाई? सिंगापुर में बनाई। कब बनाई? 21 अक्टूबर 1943 को बनाई।
अब अगला दिया हुआ है कि यहाँ नाम दिए हुए हैं इनके द्वारा स्थापित जो भी संस्थाएं हैं, संगठन हैं, उनके नाम हैं कि राजा राम मोहन राय जी ने किसकी स्थापना की, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किसकी स्थापना की, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का किसमें योगदान रहा और ज्योतिबा फुले जी का किसमें योगदान रहा। चलिए बताइए, राजा राम मोहन राय जी ने किसकी स्थापना की थी निम्नलिखित में से बताइए। राजा राम मोहन राय जी ने किसकी स्थापना की? तो राजा राम मोहन राय जी ने स्थापना की थी किसकी? ब्रह्म समाज की। किसकी? ब्रह्म समाज की। कब? 1928 में। तो राजा राम मोहन राय जी के का योगदान किसमें है? ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में इन्होंने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किसकी स्थापना की? आर्य समाज की। कब? 1875 में। 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। स्लोगन क्या था इनका? वेदों की ओर लौटो। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का योगदान विधवा पुनर्विवाह अधिनियम में रहा। 1855 का जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था उसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। और ज्योतिबा फुले जी ने किसकी स्थापना की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी 1873 ईस्वी में, जो बेसिकली गरीब जो तबके के जो लोग हैं उनके हितों के लिए था। तो अब आपको सन भी पता चल गए कि राजा राम मोहन राय जी ने किसकी स्थापना की? ब्रह्म समाज की 1828 में। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किसकी स्थापना की? आर्य समाज की 1875 में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने क्या किया? इन्हीं के प्रयासों से 1855 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया। ज्योतिबा फुले जी ने किसकी स्थापना की? सत्यशोधक समाज की 1873 में। अब आप लगा दीजिए सही आंसर क्या होगा। पहले का क्या था? ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। तो पहला। क्लियर? तो राजा राम मोहन राय जी ने किसकी स्थापना की? ब्रह्म समाज की 1828 में। जरूर याद रखिएगा, इन्होंने ही दिया था एकेश्वरवाद का सिद्धांत। यही स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं जिनका स्लोगन है, आर्य समाज का स्लोगन है वेदों की ओर लौटो, और इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं। वेदों की ओर लौटो भी इनका स्लोगन है। आर्य समाज की स्थापना इन्होंने की थी। ज्योतिबा फुले जी सत्यशोधक समाज से रिलेटेड है। इनकी बुक का नाम क्या है? गुलामगिरी, ज्योतिबा फुले जी की। क्लियर? तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। ये थे आधुनिक भारत के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके अभी एमपीएसआई का जो एग्जाम आने वाला है या होने वाला है जस्ट कुछ दिनों बाद, उसमें शायद काम आएंगे क्योंकि एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है। एमपीपीएससी भी होने वाला है 2026 में, उसमें भी मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं और ज्यादा कुछ नहीं होता है, सिली मिस्टेक्स ही होती हैं। और सिली मिस्टेक्स ना हो इसीलिए प्रैक्टिस करवाई जाती है, क्वेश्चन की मल्टीपल रिवीजन करवाया जाता है। तो ये सीरीज हमने चलाई है आपके एमपीएसआई एमपीपीएससी के लिए, जिसमें हर दिन हर टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेशंस रहेंगे ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा रिवीजन हो सके। अगर ये सीरीज अच्छी लग रही है तो जो भी आपके आसपास तैयारी कर रहे हैं बच्चे, आपके छोटे भाई बहन, उन तक भी ये चीजें शेयर कर दीजिएगा। आपके दोस्त यार जिन्हें आप चाह रहे हैं कि उनका भी सिलेक्शन हो जाए, और अगर ये चीजें आपके लिए मददगार हैं तो उनके लिए भी बिल्कुल होंगी। फ्री की क्लासेस हैं, आराम से पढ़िए, वीडियो शेयर कर दीजिएगा। अगले वीडियो को नोटिफिकेशन के लिए कि अगला वीडियो जैसे ही आए उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बस हमारे इंस्टाग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम लिंक है, तो उसमें भी कुछ अपडेट हो जाता है करंट अफेयर्स वगैरह, तो आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपको ठीक लगे तो। मिलते हैं अगले ही वीडियो में। ये जरूर बता दीजिएगा कि आप ये वीडियो देख कहाँ से रहे हैं कमेंट करके, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि आपके लिए ऐसे ही अच्छे सेशंस डेली लाए जा सके। मिलते हैं अगले ही वीडियो में। ऐसे ही पॉजिटिव रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।